गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जो भी हमने एग्रीगेट के बारे में पिछली क्लासों में जाना है। हमने समझा है कि हम एक एग्रीगेट को जो नेशनल इनकम का है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और मैंने वो आपको तरीका भी बताया है। आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे ताकि आपको वो अच्छे से याद हो सके, समझ सकें आप उसे, और आपका जो भी आगे कैलकुलेशन होगा नेशनल इनकम का जो मेथड्स हैं आपके, उसमें आपको वो मदद कर सके। तो आज हम जो भी आपका पहला एग्जाम्पल है उसकी शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी आपका डोमेस्टिक इनकम है उसको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया है कि एनडीपीएफसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं और एनएनपीएफसी को हम क्या नाम देते हैं, नेशनल इनकम। बिल्कुल, अगर इस तरह की चीज़ें लिखा है कि डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करिए तो आपको क्वेश्चन में किसको कैलकुलेट करना होता है, एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करना होता है। तो हम पहले आप क्वेश्चंस में यही समझने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से कि हम एनडीपीएफसी को जो भी पर्टिकुलर्स दिए हैं, ब्यौरा दिया है, उनके माध्यम से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। यहाँ आपका दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स दिया है, यहाँ उसका अमाउंट्स दिया है कि कितना है। ये अमाउंट जो दिया हुआ है वो करोड़ रुपए में है। ये इकोनॉमी है, सपोज हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक इकोनॉमी का हमने एग्जांपल लिया है। तो उसमें डोमेस्टिक इनकम को हमें कैलकुलेट करना है और ये जो पर्टिकुलर्स दिए हैं इनके माध्यम से। तो आपका जो पहला आप पर्टिकुलर्स दिया हुआ है ये है GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना दिया है, 6000 करोड़ रुपए। और आपका सब्सिडी दिया हुआ है 100 करोड़ रुपए। और डेप्रिसिएशन है जो आपका, इसको मैंने बताया था क्या, इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, यानी स्थिर पूंजी का उपभोग। कहीं कहीं ये अगर इस तरह से ना लिखा हो डेप्रिसिएशन, तो आपको कहाँ क्या ढूंढना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये दिया हुआ है 50 करोड़ रुपए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो शुद्ध विदेशों से कारक आय प्राप्त हो रही है वो कितनी है, 200 करोड़ रुपए के बराबर। और आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपका, 300 करोड़ रुपए दिया हुआ है। तो इनके माध्यम से हमें पता करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आगे वाला येन दिया हुआ है इसमें एनडीपीएफसी में, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही, डी की ज़रूरत पड़ेगी, डेप्रिसिएशन की। आपका जो सेकंड में डी दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको NFIA की ज़रूरत पड़ती है। पी में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जो FC दिया है उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल सही, नेट की यानी NIT की आवश्यकता पड़ेगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि NDPFC किसके बराबर होगा, इक्वल टू GNPMP। GNPMP जो आपका सबसे बड़ा पर्टिकुलर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू में से हम जो भी छोटे छोटे पर्टिकुलर्स हैं उसको माइनस करेंगे तो हमें NDPFC की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें जी से किसको प्राप्त करना है, एन को प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस, बिल्कुल सही, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो इस जी को किस में बदलना है, एन में। तो हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जो आपका दिया हुआ है। और अब बात करते हैं, हमें एन से किस में बदलना है, डी में। तो जाहिर सी बात है किसकी जरूरत पड़ेगी, NFI ये की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एन से डी में बदलना है तो हम माइनस कर देंगे विदेशों से जो शुद्ध कारक आय प्राप्त हो रही है आपको,
नेट फैक्टर इनकम प्राप्त हो रही है उसको माइनस कर देंगे। अब बात होती है पी की, तो पी में कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। अब एम पी से किस में बदलना है, एफ सी में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, नेट को माइनस कर देंगे। तो हमारे जो भी आपका क्वेश्चन दिया है उसमें नेट तो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो आपको मैंने नेट को कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। तो नेट का जो फॉर्मूला है एन आई टी का, वो क्या है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हम अब बात करते हैं कि हमें एमपी से किस में जाना है, एफसी में। तो जब हम एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है नेट। तो हम यहाँ सीधे नेट के फॉर्मूले को लिखेंगे। तो माइनस, अब जो नेट का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी। हमारा जीएनपीएमपी दिया हुआ है 6000 करोड़ रुपए, आपका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50 करोड़ रुपए, और जो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है वो दिया हुआ है 200 करोड़ रुपए, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 300 करोड़ रुपए, और सब्सिडी दी है आपकी 100 करोड़ रुपए। तो इनकी वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देते हैं जितनी भी दी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम 6000 करोड़ रुपए में से किसको घटा रहे हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन है उसको घटा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को घटा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कोष्टक की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स 100 करोड़ रुपए दिया है, जबकि आपका सब्सिडी 100 करोड़ रुपए के बराबर दिया है। तो इसमें से 300 में से हम कितने को माइनस कर देंगे, 100 को, तो हमारा बचेगा 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए यहाँ बचा। और इस माइनस की वैल्यू को हमने एक साथ कैलकुलेट कर लिया। तो ये कितना हुआ, ये हुआ माइनस का 450 करोड़ रुपए। और जब हम 6000 करोड़ रुपए में से माइनस कर देंगे 450 करोड़ रुपए, तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसका आंसर। और ये कितने के बराबर पता चल जाएगा, एनडीपीएफसी यानी घरेलू आय कितने के बराबर, 5550 करोड़ रुपए के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि देखना है कि हमें एक बड़े कंपोनेंट से छोटे बड़े कंपोनेंट से जो भी और कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, जैसे आपका डेप्रिसिएशन दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है, इसकी जगह ये भी दिया जा सकता था, यानी फीफा माइनस फीटा, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो हम किसको पता कर सकते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड पता कर सकते थे। बाकी अगर एनआईटी नहीं दिया है तो हमें 2 वैल्यू दी हैं, तो उनसे भी हम एनआईटी को पता करके अपने जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर हम पता कर सकते हैं। तो इसमें हमने इसका आंसर पता किया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल इनकम को हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं। और नेशनल इनकम को हम किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल NNPFC, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट आपका फैक्टर कॉस्ट, बिल्कुल सही। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और आप भी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ समझते हैं, ये हमारी वैल्यूज दी हुई हैं, पर्टिकुलर ब्यौरा दिया हुआ है, इधर इधर जो भी उसका अमाउंट है वो दिया है, वो किस में दिया है, करोड़ रुपए में दिया हुआ है। तो हम कैलकुलेट करते हैं किसको, नेशनल इनकम को। आपका जो पहला पर्टिकुलर है वो है GDP-MP। तो GDP-MP 11,000 करोड़ रुपए के बराबर दिया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसको हमने पिछले जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें क्या दिया होता है, इसकी जगह दिया था डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही। या तो आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हो जाएगा या फिर डेप्रिसिएशन। अब चीज़ क्या है, वही है, मूल्य राशि है यहाँ। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ये कितने हैं, कितने अमाउंट में है, 600 करोड़ रुपए। अगला है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, बिल्कुल सही। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका GST, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है।
तो और भी अन्य इनडायरेक्ट टैक्स दिए होते अगर इस क्वेश्चन में, तो हम सबको जोड़ते। लेकिन यहाँ पर क्या मान के हमने चला है कि केवल एक ही इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है जीएसटी, तो उसके अमाउंट को ही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अगर बाकी और भी इनडायरेक्ट टैक्स जो दिए होते तो उनको भी हम ऐड करके और जो भी टोटल इनडायरेक्ट टैक्स है वो पता कर सकते थे। अब अगला जो आपका ये कितने के बराबर दिया है, 150 करोड़ रुपए के बराबर। और अगला है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब यहाँ हाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ NFIA नहीं दिया है, क्या दिया है, उसके जो कंपोनेंट जिनसे हम उसको पता करते हैं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी फीफा, और क्या दिया, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड फीटा। तो ये दो वैल्यू दी हैं, तो इनसे हम NFIA को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारा जो फीफा दिया है वो 200 करोड़ रुपए के बराबर दिया है, जबकि आपका फीटा दिया हुआ है वो कितने के बराबर दिया है, 300 करोड़ रुपए के बराबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं सब्सिडी की, कि सब्सिडी कितनी दी हुई है। तो सब्सिडी दी है आपकी 100 करोड़ रुपए दी हुई है। इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या पता करना है, NNPFC को पता करना है। तो जाहिर सी बात है हम जो सबसे बड़ा आपका पर्टिकुलर है इसको GDP MP इसमें से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, किसमें, NNPFC में। अब आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है आप जी को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, एन में। तो यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही, यहाँ पर एक पड़ेगी डेप्रिसिएशन की। और यहाँ पर उसका नाम क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। जबकि दूसरा डी को आपको किस में बदलना है, एन में। तो डी से जब हम एन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं NFIA। तो NFIA हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो उसके जो भी कंपोनेंट दिए हैं उनसे हम NFIA को पता कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और जो P है, P में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। और लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, MP, उसमें यानी मार्केट प्राइस। तो किस में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट में। तो फैक्टर को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आप बदलते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल सही, माइनस कर देंगे टी को। तो देखते हैं, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को आप माइनस कर देंगे। यहां देखेंगे हम, वही आपका फॉर्मूला बन गया। और इस सभी को कैलकुलेट कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे NNPFC पता करना है। तो GDP MP में से हमने सबसे पहले इसको पर जी से क्या पता करना था, N, तो हमने कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर दी, पता चल गया। इसके बाद आपको D से N पता करना है, तो क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्योंकि हमें किसको जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है हमें, बिल्कुल सही, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, इसका वैल्यू रखेंगे। और लास्ट में हमें क्या करना है, MP से FC, तो माइनस कर देंगे NIT। तो NIT हमें नहीं दिया है, तो उसके जो कंपोनेंट उसको वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं सीधे लिखा हुआ दिया है। तो हम समझेंगे कि जितने भी आपके पर्टिकुलर्स में इनडायरेक्ट टैक्स के दिए होंगे उन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ हमारे लिए केवल एक ही इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, और वो क्या है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST से हम किसको माइनस कर देंगे, सब्सिडीज की। तो हमें क्या पता चल जाएगा, NIT पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ 11,000 करोड़ माइनस 6,000 करोड़ प्लस ये आपको क्या है, NFIA। सबसे पहले कोष्टक की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें NFIA का पता करना है। तो हम NFIA को कैसे करेंगे, फीफा माइनस फीटा। तो फीफा हमारा दिया हुआ है 200, जबकि फीटा कितना है, 300। तो ये कितने में बदल जाएगी वैल्यू, माइनस 100 करोड़ में बदल जाएगी। अब हमें दूसरे वाले क्वेश्चन में किसको देखना है, नेट को देखना है। तो यहाँ पर GST दिया है 150 करोड़ रुपए, जबकि सब्सिडी दिया है 100 करोड़ रुपए। तो हम 150 करोड़ रुपए में से कितने को माइनस कर देंगे, 100 करोड़ रुपए को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, NIT पता चल जाएगा। तो ये प्राप्त हो गया आपका 50 करोड़ रुपए।
तो ये जो आपके अब कोष्ठक को ओपन कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपका प्लस माइनस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में, तो भी ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे कोष्ठक को तो हमें प्राप्त हो जाएगी वैल्यू 11,000 करोड़ माइनस 600 करोड़ और माइनस 100 करोड़ और माइनस 50 करोड़। तो जो माइनस की वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये आई आपकी कितनी के बराबर आई, 750 करोड़ रुपए के बराबर आई। और ये आप माइनस कर देंगे 11,000 करोड़ से तो हमें जो भी वैल्यू है NNPFC की वो पता चल जाएगी। और ये आपकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 10,250 करोड़ रुपए के बराबर आपका आंसर आया। तो इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को, और बाकी जो भी पर्टिकुलर्स दिए हैं उनके माध्यम से वो मैंने आपको तरीके अच्छे से बताए हैं। वो मुख्य चीज़ें आपको ध्यान रखना है वो है डेप्रिसिएशन, जो क्या करता है ग्रॉस और नेट में कन्वर्ट करता है, जबकि दूसरा NFI है वो डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में और नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करता है। और एक है नेट जो किस में कन्वर्ट करता है, MP मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। तो ये जब कन्वर्ट करना आपको आता है, अच्छे से आप सीख जाएंगे तो आपको कोई भी जो भी एग्रीगेट है उसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जरूरी नहीं कि यहाँ NNPFC या NDPFC हो, बाकी कोई भी जैसे एग्रीगेट हो सकता है, जैसे GNPFC भी हो सकता है या GDPMP भी हो सकता है। कुछ भी दी गई वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके संबंधित पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा होमवर्क के रूप में, तो उसको आप करेंगे और जो भी जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट कर सकते हैं। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो है कॉन्सेप्ट नॉमिनल एंड रियल GDP। तो यहाँ बात करते हैं मौद्रिक और वास्तविक आय की, मौद्रिक और किसकी, वास्तविक जो आपकी GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP को समझते हैं। Nominal GDP refers to GDP at current price. It is the market value of final goods and service produced within the domestic territory of a country during an accounting year, as estimated using the current year price. Current year price are the price prevailing during the year of estimation. तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो जो आपका नॉमिनल GDP है, मौद्रिक GDP, या इसको हम बोलते हैं चालू कीमतों पे GDP, ये किसको बताता है, GDP करेंट प्राइस इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी ये एक लेखा वर्ष के दौरान चालू कीमतों पर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस हैं उनकी बाजार में कितनी कीमत है, कब, एक लेखा वर्ष में, कहां पर, एक घरेलू सीमा के अंतर्गत। और बात करते हैं कि करंट प्राइस का क्या मतलब है। तो करंट प्राइस से यहाँ मतलब है कि संबंधित ईयर में जिस ईयर में ये प्रोडक्शन हुआ है उस संबंधित ईयर में उन संबंधित वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं उससे है। तो सीधा सा यहाँ मतलब हुआ इसका अभिप्राय कि चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद से आशय जो एक लेखा वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतों का कितना मूल्य प्राप्त होता है उससे है। और वो मूल्य कहाँ प्रचलित हैं अभी, वो संबंधित इकोनॉमी में प्रचलित है, क्योंकि वो कौन सा ईयर है, चालू ईयर यानी करंट ईयर है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, तो हम इसको पता कर सकते हैं कैसे, नॉमिनल GDP इक्वल टू Q इंटू P। तो यहाँ Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर, यानी ये है Q यहाँ बता रहा है
उस मात्रा को जो उस संबंधित वर्ष में उस अकाउंटिंग ईयर के दौरान क्या हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। और पी क्या है, करंट ईयर प्राइस, यानी जो उस साल बाजार में कीमतें प्रचलित हैं अलग अलग वस्तुओं की। आप जानते हैं कि जो भी वस्तुएं होती हैं वो उनके मूल्य अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, तो उन की क्या कीमतें हैं वो, अगर इन दोनों को Q इंटू पी कर देते हैं हम, यानी इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नॉमिनल जीडीपी प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं हम रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी क्या है इसको समझते हैं। रियल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी ये किस प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। कांस्टेंट का मतलब यहाँ है स्थिर कीमतों पर। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर। ये क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो प्रोड्यूस हो रही हैं एक घरेलू सीमा में की बाजार कीमत है, मार्केट वैल्यू है, और इसको एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। इसको कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं आधार वर्ष, बेस ईयर के प्राइस के आधार पर, कीमतों के आधार पर। तो जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, वो तो है इसी वर्ष का करंट ईयर का ही, लेकिन जो हम उनका कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करंट ईयर के प्राइस पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ किस प्राइस पे कर रहे हैं, जो हमने बेस ईयर माना है। और बेस ईयर मैंने आपको 11वीं क्लास में समझाया था। और बेस ईयर में जनरली हम ऐसे ईयर को लेते हैं जहां पर प्रोडक्शन और जो जनरल प्राइस लेवल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के में, वो क्या होता है, ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता। उसमें संबंधित ईयर में ये क्या रहते हैं, नॉर्मल रेंज में रहते हैं, सामान्य रहते हैं, तो उसको हम बेस ईयर मानते हैं। इसको हम फॉर्मूले के तौर पर भी इसको कैलकुलेट करते हैं। ये दिया हुआ है आपका रियल जीडीपी इक्वल टू Q इंटू पी स्टार। तो यहाँ Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर। तो जो आपका लेखा वर्ष है जिसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हैं जीडीपी का, तो उस लेखा वर्ष में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्या मात्रा उत्पन्न हुई है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। और पी यहाँ क्या है, जो पी है आपका वो है क्या है, बेस, ये पी स्टार है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये पी स्टार किसके बराबर है, बेस ईयर प्राइस है ये। तो जब हम रियल जीडीपी को पता करते हैं तो क्या करते हैं, Q इंटू पी स्टार, यानी क्वांटिटी तो इसी जो एक लेखा वर्ष है उसकी लेते हैं, जबकि प्राइस जो कीमतें हैं वो किसी आधार वर्ष की जो हमने पहले ही मान रखा हुआ है उसकी लेते हैं। तो हम इनको इन दोनों ही जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपके, नॉमिनल जीडीपी जिसे हम चालू कीमतों पर घरेलू सकल घरेलू आय कहते हैं, और रियल जीडीपी जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या आय कहलाती है, उनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है गुड्स, ये दिया है करंट ईयर क्वांटिटी जिसको हमने Q1 दिया है। मान लीजिए जो आपका करंट ईयर है वो कौन सा लिया है आपने, 2018-19, और करंट ईयर ये आपका प्राइस दिया हुआ है P1, ये आपका बेस ईयर प्राइस दिया हुआ है जिसको हमने P0, और बेस ईयर हमने क्या माना है, 2011-12 को माना है। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी पता करना है तो P1 इंटू Q1 हमने किया है, और यहाँ पर रियल जीडीपी पता करना है तो P0 हमने क्या माना है, प्राइस किसके, करंट आपके बेस ईयर के प्राइस P0, और P1 किसके हैं, करंट ईयर के प्राइस हैं। और Q1 जी यहाँ पर क्या है, Q1 आपका है क्वांटिटी, जो भी आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विस हैं और वो किस समय अवधि की हैं, वो हैं करंट ईयर की। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल में वैल्यूज दी हुई है कि ये यहाँ पर ए गुड्स की प्रोडक्शन 100 kg होता है, उसकी करंट ईयर पर जो भी कीमत है वो कितने के बराबर है, 20 है, जबकि बेस ईयर पर वही कीमत कितनी थी 2011-12 में, ये थी आपकी 16। और इसका जो नॉमिनल जीडीपी प्राप्त हो रहा है वो आपका नॉमिनल वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है, 2000, जबकि रियल जो आपका वैल्यू पता चल रहा है बेस ईयर के आधार पर वो आपका 1600 रुपये के बराबर पता चल रहा है।
तो इस प्रकार हम बाकी जितने भी ये कमोडिटी दी हैं उनकी क्वांटिटी, उनके दोनों वर्ष के प्राइस, यानी ये आपका करंट ईयर का दिया हुआ है और ये किसका दिया हुआ है, ये दिया है आपका बेस ईयर का। तो उसके माध्यम से हम इनको पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो अलग अलग वस्तुएं हैं उनको क्या कर लेते हैं, उनका दोनों ही ईयर के प्राइस के आधार पर जो आप वर्तमान की क्वांटिटी है उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दोनों ही जो भी आपके ईयर हैं, बेस ईयर है और आपका करंट ईयर है, उनसे आपकी वैल्यू पता चल जाएगी कि वर्तमान में जो उत्पादन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विस का वो कितने रुपए के बराबर है। तो यहाँ देखते हैं ये बेस ईयर के आधार पर वर्तमान में जो उत्पादन हुआ उसकी वैल्यू पता चली आपको, और ये किसके बराबर के आधार पर पता चली है, ये आपको पता चली है करंट जो प्राइस चल रहे हैं उसके आधार पर करंट ईयर की क्वांटिटी की वैल्यू पता चली। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने के बराबर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ आपका 1100 रुपये के बराबर। तो जो 1100 रुपये है उत्पादन उतना ही है बेस ईयर के हिसाब से अगर हम माने, लेकिन अगर कीमतों में अंतर को देखें तो हमें 1100 के बराबर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है, जो क्या दर्शाता है कि उसी उत्पादन का हमें पहले से ज़्यादा मूल्य प्राप्त हो रहा है, जो केवल एक क्या है, मनी इल्यूजन है, मौद्रिक भ्रम है। उसमें वास्तव में उत्पादन नहीं हुआ है बेस ईयर की तुलना में ज़्यादा, वो केवल कीमतों में वृद्धि की वजह से ही दर्शा या यहाँ दिख रहा है हमें। धन्यवाद।